गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेस थ्योरम इन डिसीजन मेकिंग। इससे पहले आपने बेस थ्योरम भी पढ़ी है और डिसीजन मेकिंग का आर्टिकल भी पढ़ा है। तो आज हम देखेंगे कि उस बेस थ्योरम का यूज़ हम डिसीजन मेकिंग में कैसे करते हैं। आपने बेस थ्योरम में पढ़ा था probability of E when event A has been occurred is equal to probability of event E multiplied by probability of event A when E has been occurred divided by the sum of all the joint probabilities whatever is available in the statement। तो आपने पढ़ा था कि ये बेस थ्योरम की स्टेटमेंट है। इसके अंदर आपने तीन मेन कंसेप्ट्स पढ़े थे। फर्स्ट वन कि जो भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रायर प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। फिर जो ये प्रोबेबिलिटी गिवन थी कि पर्टिकुलर probability of an event when another event has been occurred that is called the conditional probability। और जो आपने कैलकुलेट करी थी probability of an event when an arbitrary event has been occurred जिसे हमने क्या नाम दिया था, posterior और revised probability। तो तीन बेसिक टर्म्स हमने पढ़ी थी बेस थ्योरम के अंदर। प्रायर probability क्या होता है, कंडीशनल probability क्या होता है और posterior और revised probability क्या होता है। और डिसीजन मेकिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू और एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस को फाइंड आउट करते हैं। और एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू के अंदर हम क्या चीज़ फाइंड आउट करते थे, हमें एक्ट्स और इवेंट्स को जिन्हें हम स्टेट्स ऑफ नेचर भी कहते हैं, ये दो गिवन होते थे जिन दोनों के बेसिस पर हमें एक पे ऑफ टेबल गिवन होती थी। प्लस हमें उन इवेंट्स या स्टेट ऑफ नेचर के बारे में प्रॉबिलिटी गिवन होती थी। हम हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू को कैलकुलेट करते थे जिसका फार्मूला क्या था, सिग्मा एक्स इंटू पी। एक्स आई जे क्या था, पे ऑफ टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ दी होती थी वो, और उसको हम मल्टीप्लाई करते थे जो इवेंट की प्रॉबिलिटीज़ गिवन होती थी उससे, और उन सब का सम करके पर्टिकुलर एक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर एक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू को फाइंड आउट करते थे। और जितने भी आपको एक्ट्स गिवन होते थे उन सभी एक्ट में से जिसकी कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा होती थी ईएमवी के केस में हम उसे चूज़ करते थे। और एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस के केस में क्या होता था, यहाँ पर हम पहले एक पे ऑफ टेबल की बजाय एक अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बनाते थे और यहाँ पर एक्स की जगह पर हम क्या यूज़ करते थे, उस लॉस वैल्यू को यूज़ करते थे जो हमें लॉस अपॉर्चुनिटी टेबल में गिवन होती थी। अब मेन टॉपिक हमारा जो हम आज कर रहे हैं, बेस थ्योरम का यूज़ डिसीजन मेकिंग में कैसे किया जाता है। डिसीजन मेकिंग के अंदर बेस थ्योरम का यूज़ करने के लिए हम 3 स्टेप्स में काम करते हैं। उन 3 स्टेप्स में काम करने से पहले हमने एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू का बेस देखा कि हम कैसे कैसे काम करते हैं। इसमें जो आपने यहाँ पढ़ा था कि हर स्टेट ऑफ नेचर और इवेंट की प्रॉबिलिटी जो आपको गिवन होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रायर प्रॉबिलिटी या प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया जाता है। आपने देखा था कि बेस थ्योरम के अंदर 3 टर्म्स थी, एक प्रायर प्रॉबिलिटी, एक कंडीशनल प्रॉबिलिटी और एक पोस्टीरियर प्रॉबिलिटी। उसी के बेसिस पर डिसीजन मेकिंग के अंदर बेस थ्योरम को यूज़ करने के लिए 3 स्टेप्स में हमने उसको डिवाइड किया है। फर्स्ट वन, प्रायर एनालिसिस। प्रायर एनालिसिस के अंदर हम क्या काम करेंगे, जो हर स्टेट ऑफ नेचर और इवेंट की प्रॉबिलिटी गिवन थी जिसे हमने प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन कहा, उसको फर्दर हम एनालाइज करते हैं। और इस स्टेप के अंदर एनालाइज करने के लिए आपने 2 मेथड्स पढ़े थे, एक ईएमवी और एक ईओएल। ईएमवी जो था उसमें हम मैक्सिमम वैल्यू को कंसीडर करते थे और ईओएल के अंदर हम मिनिमम वैल्यू को कंसीडर करते थे। अब देखते हैं सेकेंड स्टेप कि पोस्टीरियर एनालिसिस से पहले एक प्री पोस्टीरियर एनालिसिस क्या होता है। प्री पोस्टीरियर एनालिसिस क्या कहता है कि जो आपने स्टेट ऑफ नेचर से रिलेटेड जो भी आपने प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करा हुआ है उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना। तो डिसीजन मेकर क्या फाइंड आउट करता है, यहाँ पर एक परफेक्ट प्रेडिक्टर को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है जिसकी हेल्प से उसको पता चल सके कि मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पर होगा और लॉस को किस तरह से मिनिमाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो हम परफेक्ट प्रेडिक्टर को फाइंड आउट करेंगे, देखिए डिसीजन मेकर ने क्या काम करना है, एक
परफेक्ट प्रेडिक्टर फाइंड आउट करना है, और उस परफेक्ट प्रेडिक्टर की प्रेजेंस के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे कि मैक्सिमम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमें कितना फाइंड आउट हो सकता है। और जो मैक्सिमम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमें फाइंड आउट होगा उसे हम क्या नाम देते हैं, एक्सपेक्टेड पे ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, दैट इज़ EPPI। और इसे ही हम नॉर्मली क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पे ऑफ अंडर द सर्टेनिटी। तो एक टर्म आई, जैसे आपने पहले EMV पढ़ा था, दैट इज़ द एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। एक आपने पढ़ा था EOL, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। एक नई टर्म आई है EPPI। EPPI का मतलब है एक्सपेक्टेड पे ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, और इसका पर्पस क्या होता है कि जो अपॉर्चुनिटी लॉस है उसको नियर अबाउट 0 तक लेकर आया जाए। फिर अब आपके पास दो टर्म हैं, एक EPPI और एक EP। EP क्या है, जो आपने EMV पढ़ा था, जो आपने एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू पढ़ी थी, उसी को ही क्या नाम दिया गया है, EP का नाम दिया गया है यहाँ पर, यानी कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और EPPI इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम क्या नाम देते हैं, EVPI, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। 3 टर्म्स हैं यहाँ पर, ध्यान रखेंगे आप। पहली टर्म थी EPPI, यानी कि एक्सपेक्टेड पे ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। फिर दूसरी थी EP के अंदर सेम चीज़ है जो आपने पढ़ी थी, जिसे हमने एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू कहा था। और थर्ड वन इज़ EVPI, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो EVPI किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी को, जिसके बेस पर एक डिसीजन मेकर फाइंड आउट करता है, स्पेंड करता है टू ऑब्टेन द परफेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ नेचर। स्टार्ट कहाँ से किया था हमने, स्टेट नेचर की प्रॉपर्टी को एनालाइज करा था, फिर उसी से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करा, जिसका पर्पस क्या था कि हम अपॉर्चुनिटी लॉस को 0 तक ले आए। तो EVPI क्या काम कर रहा है, वो रिप्रेजेंट करेगा उस मनी को जो डिसीजन मेकर स्पेंड करता है स्टेट ऑफ नेचर की से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को, परफेक्टली इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने में जो एक्स्ट्रा मनी स्पेंड करेगा, दैट इज़ कॉल्ड द EVPI। यहाँ पर अब कुछ फॉर्मूलेस हैं जो आपको याद रखनी है। पहला फॉर्मूला इस डेफिनेशन के बेसिस पर है कि इन दोनों के डिफरेंस को हमने क्या नाम दिया था, EVPI, यानी कि EVPI किसके इक्वल हो जाएगा, EPPI माइनस EP के। अब क्योंकि हम लॉस को नियर अबाउट 0 तक ले आएंगे, तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू द EOL। और अगर मैं EVPI की जगह पर EOL लिख देती हूँ यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, EOL को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, EPP माइनस EP। तो उसी से हमने क्या निकाला कि अगर हम EVPI की जगह EOL पुट कर देंगे तो हमारा एक और आइडेंटिटी बन जाएगा, क्या कि हमारी जो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू प्लस जो लॉसेस हैं उन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल आती है, दैट इज़ एक्सपेक्टेड पे ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। परफेक्ट इंफॉर्मेशन वही होती है जिसमें प्रॉफिट और लॉसेस दोनों को इजीली फाइंड आउट किया जाए। तो इसे हम अलग से इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर इसी के अंदर हम EOL की जगह पर EVPI लिख दें तो भी जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो सेम बनेगा जो हमने ऊपर फाइंड आउट करा है। तो 2 फॉर्मूलेज हैं आपके पास जो आपको याद रखनी है। अब इसी कंसेप्ट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे EVPI की वैल्यू को, EP की वैल्यूज़ को, और देखेंगे कि किस तरह से डिसीजन को लिया जाता है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक डॉक्टर है जो एस्टेब्लिश करना चाहता है एक हॉस्पिटल को, उसको रिक्वायर्ड है 25, 50 और 100 बेड्स की इन 3 लोकेशंस, डिपेंडिंग ऑन वेदर द एंटिसिपेटेड डिमांड इज़ लो, मीडियम और हाई। यानी कि आपको 3 स्टेट ऑफ नेचर दे रखे हैं, एक लो डिमांड, मीडियम डिमांड और हाई डिमांड। लो डिमांड में उसको कितने बेड की ज़रूरत है, यानी कि एक्शन क्या लेगा वो 25 बेड का, एक्शन 2 क्या लेगा, मीडियम के केस में 50 का, हाई के केस में क्या एक्शन है आपके पास 100 बेड। मतलब ज़रूरत नहीं है कि तीनों केसेस में कौन सा लेगा, लेकिन आपको क्या दिया हुआ है कि 3 तरह के एक्ट हैं, 25 बेड, 50 बेड और 100 बेड, और 3 तरह की स्टेट ऑफ नेचर है, लो डिमांड, मीडियम डिमांड और हाई डिमांड। डॉक्टर हैज़ बीन एबल टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट विच आर एक्सप्रेस्ड इन द टेबल बिलो एंड द प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ नेचर। ये दोनों चीज़ें आपको गिवन है।
पहला आपको ये पे ऑफ टेबल बनी हुई है जिसमें आपको स्टेट ऑफ नेचर दे रखा है, लो डिमांड, मीडियम डिमांड, हाई डिमांड। लो डिमांड को θ1 का नाम दिया है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मीडियम डिमांड को θ2 का, हाई डिमांड को θ3 का नाम दिया है। और ये बिल्ड द 25 बेड हॉस्पिटल, 50 बेड हॉस्पिटल, 100 बेड हॉस्पिटल, इनको एक्शन का यानी कि A1, A2 और A3 का नाम दिया गया है। इनके बीच की पे ऑफ वैल्यूज़ आपको गिवन है। ध्यान देंगे कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। और नीचे हर स्टेट ऑफ नेचर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको प्रॉबिलिटी गिवन है, जिसे हमने क्या नाम दिया था थ्योरी में, हमने आपको बताया कि जिसे हमने प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया है। तो θ1 की प्रॉबिलिटी 0.2, θ2 की 0.3 और θ3 की 0.5 प्रॉबिलिटी है। आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है ईपी, ईपीपीआई और ईवीपीआई। तो पहले हम ए पार्ट ही देखते हैं। आपको ईपी कैलकुलेट करना आता है, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट करा है। आप देखें कि ज़्यादा पे ऑफ किसका आ रहा है, A2 का, यानी कि 32,000। तो हम यहाँ पर हाईएस्ट एक्सपेक्टेड पे ऑफ किससे एसोसिएट करेंगे, A2 से, यानी कि ईपी की वैल्यू जिसे हम एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू EMP का भी नाम देते हैं, EMV का भी नाम देते हैं, तो वो आपका क्या आ जाएगा, 32,000। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है EPPI। अब EPPI कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम एक बार फिर से स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। देखिए EPPI का मतलब क्या था कि EPPI का मतलब था कि एक्सपेक्टेड पे ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। परफेक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब है कि आपको चेक करना है कि फर्स्ट के अंदर कौन सा एक्शन लिया जाए, यानी कि आपने फर्स्ट रो के अंदर फाइंड आउट करना है कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। यहाँ पर 20,000 है। सेकंड के अंदर हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, दैट इज़ द 30,000। थर्ड केस में कौन सी हाईएस्ट वैल्यू है, 60,000। हर स्टेट ऑफ नेचर के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको चूज़ करके उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड पे ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। हम यहाँ क्या करेंगे, 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, 30,000 को 0.3 से, 60,000 को 0.5 से, और इन सब का सम कर देंगे। देखिए यहाँ पर यही कैलकुलेट कर रखा है जो हमने आपको अभी बताया। तो EPPI की वैल्यू कितनी आ गई, 43,000। फिर थर्ड पॉइंट आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा था EVPI क्या होता है। EVPI की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, आपको EVPI पता है, EP पता है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या कहा गया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो कि कितनी आ गई यहाँ पर, 11,000 आ गई। अब बी पार्ट देखिए वो क्या कह रहा था कि अ रिसर्च फर्म एग्री टू कंडक्ट अ सर्वे ऑफ ₹8,000 फॉर ए डॉक्टर। मतलब रिसर्च फर्म क्या है, 8,000 रुपीज़ देकर एक सर्वे कराना चाहती है और डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती है, किससे रिलेटेड, स्टेट ऑफ नेचर से रिलेटेड। तो क्या वो ये सर्वे कंडक्ट कर सकती है, यानी कि वो 8,000 रुपीज़ अपना प्रॉफिट अर्न करने के बाद क्या निकाल सकती है या नहीं निकाल सकती है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, EVPI आपने अभी निकाला, कितना था, 11,000। EVPI था कि आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन कितनी है, 11,000। EVP जो है वो नॉर्मली ग्रेटर देन है आपके जितने आपके एक्सपेंडिचर कंडक्ट होंगे। एक्सपेंडिचर कंडक्ट होना था सर्वे में 8,000 और आपकी कितनी आ रही है प्रॉफिट, एग्जैक्ट प्रॉफिट जो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है वो 11,000 आ रही है। इट मीन्स कि आप उस सर्वे को प्रॉपरली कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये था एक न्यूमेरिकल जिसके थ्रू हमने EPPI और EVPI को एक्सप्लेन करा। अब हम अपने थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट बेस थ्योरम इन डिसीजन मेकिंग का क्या था, पोस्टीरियर एनालिसिस। ये सारा क्या था, प्री पोस्टीरियर एनालिसिस था। प्री पोस्टीरियर एनालिसिस के बाद पोस्टीरियर एनालिसिस में क्या किया जाता है, और फर्दर एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करा जाता है। जैसे हमने यहाँ पर कहा हम सर्वे कंडक्ट करना चाहते हैं, तो उस सर्वे के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट होगी उसे क्या नाम दिया जाता है, पोस्टीरियर एनालिसिस का। आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो, कहीं कंपैरिजन करते हो,
किसी डाटा को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, कोई सर्वे करा रहे हो, फर्दर एनालाइज कर रहे हो कि ये सही काम कर रहे हैं हम या नहीं कर रहे, इससे हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, तो उन सब को हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर एनालिसिस का नाम दिया जाता है। पोस्टीरियर एनालिसिस हमेशा किसके बेस पर होगा, प्री पोस्टीरियर प्लस जो आपने प्रायर इन्फॉर्मेशन आपको मिली हुई है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, उन दोनों को मिलाकर ये काम किया जाता है। तो डिसीजन मेकिंग नॉर्मली जो काम करता है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली होती है उसी के बेसिस पर एक नई पे ऑफ टेबल बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है, एक्सपेक्टेड पोस्टीरियर पे ऑफ का नाम दिया जाता है। और पोस्टीरियर एनालिसिस के अंदर हमें बहुत सारी कैलकुलेशन और बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की फॉर्म में ही बताएंगे कि पोस्टीरियर एनालिसिस में क्या काम होता है। तो फर्स्ट पार्ट प्रायर एनालिसिस हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, जिसमें हमने EMV और EOL को कहा। प्री पोस्टीरियर के अंदर हमने ये EBPI और EVPI पढ़ा। पोस्टीरियर एनालिसिस में सर्वे की, टेस्टिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक थ्योरी का क्वेश्चन है, सिंपल की बेस थ्योरम को डिसीजन मेकिंग में कैसे यूज़ किया जाता है, तो आप अकॉर्डिंग टू मार्क्स को क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। थैंक यू।